हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ आईएएस। तो यहाँ पे विजन आईएएस की पीटी 365 जो कि साइंस एंड टेक की है 2021 की, उसे कंटिन्यू करते हुए आज मैं आपके सामने इसका पार्ट 9 प्रेजेंट करने जा रही हूँ। तो आइए शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। शुरुआत करेंगे पहले टॉपिक से। टॉपिक कहता है स्पेस बेस्ड रिमोट सेंसिंग के बारे में। जानते हैं कि क्यों रहा ये न्यूज़ में। देखिए, वजह ये है कि रिसेंटली क्या हुआ कि डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस जो है उसने पब्लिश करा एक ड्राफ्ट। ड्राफ्ट क्या था? स्पेस बेस्ड रिमोट सेंसिंग पॉलिसी हमारे इंडिया की जो है उसके लिए एक ड्राफ्ट पब्लिश करा गया, मतलब आप कह लो स्पेस आरएक्स पॉलिसी 2020 को लेके, और इसीलिए ये न्यूज़ में आ गया। अब थोड़ा सा हम ये स्पेस रिमोट सेंसिंग पॉलिसी 2020 के बारे में जान लेते हैं कि स्पेस आरएक्स पॉलिसी क्या है 2020 की। इस पॉलिसी का देखिए एम ये है कि अलग अलग स्टेक होल्डर्स को हमारे देश के अंदर इनकरेज करना कि आप सब एक साथ आइए और एक साथ आके स्पेस बेस्ड रिमोट सेंसिंग की जो एक्टिविटीज हैं, जो काम हो रहा है, उसमें पार्टिसिपेट करिए, ताकि क्या हो कि जो स्पेस टेक्नोलॉजी है उसका कमर्शलाइजेशन हो और वो प्रोफेशनल लेवल पे ऊपर तक जा सके। अब देखिए, पॉलिसी स्टेट करती है कि जो सरकार है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, वो यहाँ पे क्या करे। पहली चीज कि इंडियन इंडस्ट्रीज को प्रमोट करे, है ना, ताकि यहाँ पे स्पेस बेस्ड रिमोट सेंसिंग एक्टिविटीज हो, इंडिया के अंदर भी हो और इंडिया के बाहर भी हो सके अच्छे से। दूसरा पॉलिसी यहाँ पे कहती है कि आप इजी एक्सेस, मतलब इजी एक्सेस मिल सके स्पेस बेस्ड रिमोट सेंसिंग डेटा का, है ना, आसानी से डेटा मिल सके लोगों को। तीसरा है कि यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट ऑन रियलाइजेशन ऑफ स्पेस बेस्ड रिमोट सेंसिंग सिस्टम टू कैटर द कंट्रीज नीड। ठीक है, हम यहाँ पे ध्यान देके चले स्पेस बेस्ड रिमोट सेंसिंग सिस्टम पे, ताकि जो हमारे देश की ज़रूरतें हैं उसे हम पूरा कर सकें और टाइम से एक अच्छे तरीके से एक ऐसा रेगुलेटरी रिस्पॉन्सिव रेगुलेटरी मैकेनिज्म हो, जिसमें ऐसा इन्वायरमेंट हो जिससे हम यहाँ पे ये पूरा कमर्शियल इंडियन इंडस्ट्री जो है उसके लिए एक टाइमली और रिस्पॉन्सिव रेगुलेटरी इन्वायरमेंट तैयार किया जा सके। तो ये सब वो जिसके उद्देश्य हैं, कह सकते हैं, पॉलिसी कहती है। पहले क्या था कि रिमोट सेंसिंग डेटा पॉलिसी जो 2011 की थी, ये कही जाती थी कि काफ़ी रेस्ट्रिक्टिव है, मतलब इसमें अपॉर्चुनिटी ज़्यादा नहीं मिलती थी सर्विस प्रोवाइडर्स को। तो इस बार थोड़ा सा चीज़ों को ओपन करने के लिए बात कही गई है। तो आप कहेंगे कि मैम ये रिमोट सेंसिंग क्या होती है, ये बताइए। देखिए, रिमोट सेंसिंग ये एक ऐसा प्रोसेस है जिससे किसी एरिया की, है ना, एक पर्टिकुलर एरिया का या किसी ऑब्जेक्ट के जो है वो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा जाता है, मॉनिटर किया जाता है। अब कैसे? बाय मेजरिंग इट्स रिफ्लेक्टेड एंड एमिटेड रेडिएशन एट अ डिस्टेंस। दूर से इसका यहाँ पे जो रिफ्लेक्टेड या इसके द्वारा किए गए रेडिएशन जो है वो दूर से यहाँ पे जो है वो जो है मेजर करते हैं। टिपिकली अगर हम बताएं तो सैटेलाइट के थ्रू या एयरक्राफ्ट के थ्रू। अब आप कहेंगे कुछ एग्जाम्पल के तौर पे बता देती तो मज़ा आ जाता। देखिए, एग्जाम्पल में क्या है कि जो कैमरा होते हैं ना, कैमरा वो लगे होते हैं सैटेलाइट के ऊपर, कुछ एयरप्लेन्स के ऊपर। ये कैमरास जो हैं वो फोटो खींच लेते हैं, है ना, बड़े बड़े एरिया की अर्थ के सरफेस की फोटो खींच लेते हैं, उससे मिल जाता है। उसके साथ सोनर सिस्टम्स होते हैं ना शिप्स के ऊपर जो लगे होते हैं, इनको भी यूज़ करा जाता है इमेजेस वगैरह को क्रिएट करने में, ओशन फ्लोर की, ठीक है, समुद्र की सतह की। और यहाँ पे आपको नीचे जाने की ज़रूरत भी नहीं है, बस ये सोलर सिस्टम से आप फोटो ले सकते हो। उसके साथ रिमोट सेंसिंग डेटा के पास एबिलिटी होती है कि वो इमेजेस, यहाँ सॉरी, चेंजेस को डिटेक्ट कर सके, क्या बदलाव आ रहे हैं, ठीक है, और अलग अलग रेजोल्यूशन पे ऑब्जर्वेशन कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसके पास कई सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। इसका सिनॉप्टिक व्यू होता है, रेपिटेटिव कवरेज होता है, इसमें अच्छे खासे सेंसर्स लगे होते हैं, बढ़िया एकदम। उसके साथ स्पेस बेस्ड रिमोट सेंसिंग की बात करें तो स्पेस बेस्ड रिमोट सेंसिंग एक ऐसा तरीका होता है जिससे हम यहाँ पे मॉनिटर करते हैं, डिटेक्ट करते हैं, मतलब पता लगाते हैं या मॉनिटर करते हैं जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसी भी एरिया की। और स्पेस बेस्ड बात हो रही है ना, तो किसके थ्रू कर रहे हैं? मतलब सैटेलाइट के थ्रू कर रहे हैं, है ना, या एयरक्राफ्ट के थ्रू कर रहे हैं, या कोई यूएवी मतलब अनमैन्ड एरियल व्हीकल के थ्रू कर रहे हैं। तो ये होता है, मतलब पता लगा रहे हैं ऐसे तरह से। उसके साथ स्पेक्ट्रल, स्पेशियल, टेम्पोरल पोलराइजेशन सिग्नेचर्स, ये मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इट्स रिमोट सेंसिंग की, जिसकी वजह से क्या होता है कि टारगेट को हम पूरा रिकॉग्नाइज कर पाते हैं, उसके बाद उसको क्लासीफाई भी कर पाते हैं।
नहीं कि मतलब शैडो के तौर पे बता देंगे यहाँ पे एरिया कितना लिया है, क्या टाइम है, सब कुछ इसके ये सब कुछ उसके मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब देखिए एप्लीकेशन जो है स्पेस बेस्ड रिमोट सेंसिंग का, इसके अंदर ये होता है कि जैसे कोई नेचुरल रिसोर्सेज हैं कहीं पे हैं वो, उनकी मैपिंग करना कि यहाँ यहाँ ये नेचुरल रिसोर्सेज मिल जाएंगे। दूसरा डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए बहुत अच्छा है, ये एग्रीकल्चर के लिए है, रूरल और अर्बन डेवलपमेंट के लिए है, वेदर या क्लाइमेट या गवर्नेंस वगैरह हर चीज़ में काम आ जाएगा। अब देखिए कोई दूसरे तरीके भी होते हैं रिमोट सेंसिंग के, स्पेस बेस्ड तो हमने बात करी। एक होता है लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग, लिडार। इसमें क्या होता है कि ऑप्टिकल मेजरमेंट, जो कि आपका जो लाइट ऐसे 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 फैलती है ना, इसका यूज करते हैं टू फाइंड द डिस्टेंस। दूसरा आता है रडार, ये भी आपने सुना होगा। इसमें क्या होता है लाइट डिटेक्शन एंड रेंज, सॉरी रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। तो रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग में क्या आ गया, इसमें रेडियो वेव्स का यूज करते हैं देखने के लिए क्या रेंज है, क्या एंगल है, क्या वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट का। तीसरा आता है सोनार, है ना, अभी जो हमने बात करी थी ये शिप्स वगैरह वाली। तो भाई इसमें क्या है, इसमें साउंड नेविगेशन रेंजिंग का काम करते हैं, मतलब इको इको क्रिएट करते हैं। ठीक है कि पायल पायल पायल, इको का यूज करते हैं, इकोज ऑफ साउंड का यहाँ पे यूज करते हैं, साउंड वेव्स का यूज करते हैं ताकि लैंडस्केप के बारे में समझे। तो ज्यादातर ये ओशंस वगैरह में यूज किया जाता है। उसके बाद हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग का यूज करते हैं, HSI। इसमें क्या होता है कि एक वाइड स्पेक्ट्रम लाइट का यहाँ पे क्रिएट करते हैं बाय ब्रेकिंग इट डाउन टू डिफरेंट स्पेक्ट्रल बैंड। ठीक है, यहाँ डिफरेंट अलग अलग स्पेक्ट्रल बैंड से लाइट को गुजरवा के अलग अलग यहाँ पे क्या होता है कि इसे लाइट को ब्रेक करते हैं, है ना, स्पेक्ट्रम क्रिएट करते हैं लाइट का, और फिर इससे यहाँ पे इमेजिंग करते हैं। तो ये कुछ और तरीके रिमोट सेंसिंग के। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। टॉपिक कहता है इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, मतलब इन स्पेस के बारे में जानते हैं क्यों रहा न्यूज में। देखिए वजह यह है कि सरकार ने यहाँ बनाया इन स्पेस को, मतलब इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर को किस लिए बनाया, ताकि भाई जो प्राइवेट सेक्टर है उनका पार्टिसिपेशन और बढ़ सके इस पूरे ही स्पेस की एक्टिविटीज में। तो अब बात आती है कि भाई ये इन स्पेस क्या है, पहले ये समझिए। देखिए ये एक नया एंटिटी है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस का है ना, इसका खुद का चेयरमैन होगा और खुद का बोर्ड होगा। ये यहाँ पे जितना भी भाई रूटीन सैटेलाइट होते हैं उनको रेगुलेट करना, उनको प्रमोट करना, उनकी बिल्डिंग को, या उनके रॉकेट्स वगैरह हो गए, कुछ कमर्शियल लॉन्च सर्विसेज हो गई, तो इन सबको रेगुलेट करेगा, प्रमोट करेगा थ्रू इंडियन इंडस्ट्रीज एंड स्टार्टअप्स। इनके खुद का डायरेक्टरेट्स होगा, टेक्निकल के लिए, लीगल, सेफ्टी, सिक्योरिटी के लिए, और मॉनिटरिंग वगैरह के लिए, साथ में एक्टिविटीज प्रमोशन के लिए भी। ये एक इंटरफेस के तौर पे काम करेगा इसरो के बीच में और प्राइवेट पार्टीज के बीच में, और एक्सेस करेगा किस तरीके से हम इंडिया का स्पेस रिसोर्स बेस्ट टू बेस्ट तरीके से जो है वो यूटिलाइज कर सकते हैं, और अपना स्पेस बेस्ड एक्टिविटीज जो भी हैं उन्हें और कैसे बढ़िया से बढ़ा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये काम करेगा, अपना अलग तरीके से काम करेगा, बट यहाँ पे ये इसरो के पैरेलल काम करेगा। ठीक है, इसरो ये बेसिक बॉडी रहेगी ही, यही इसरो ही जो है अपनी यही डिसाइड करेगी कि मिशंस कौन कौन से जो है लॉन्च होंगे, कौन कौन से जो मिशंस हैं वो करे जाएंगे, अंडरटेक करे जाएंगे। बट इन स्पेस जो है वो यहाँ पे जो भी दिक्कतें आएंगी, बीच में गैप्स आएंगे, उनको फिल करने का काम करेगा। ठीक है, तो ये बात है, मतलब पिताजी इसरो ही रहेंगे। ये सेकेंड स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है जिसे सरकार बनाया है पिछले 2 सालों में। जो पहला था वो था न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। अब न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड क्या है, थोड़ा सा इस बारे में समझ लेते हैं। इसको देखिए 2019 में बनाया गया था, है ना, यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर नाम है इसका। 2019 में बनाया गया था, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस ने बनाया था, ताकि ये जो इसरो और जो प्राइवेट सेक्टर के बीच का गैप है इसे फिल कराया जा सके, और साथ में जो इसरो की टेक्नोलॉजीज हैं उन्हें इंडस्ट्री तक दिए जो है ट्रांसफर कराया सके। अब ये पूरी तरह से सरकार, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है, ये पूरी तरह से होलली ओन्ड है, और ये एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर आती है। अब ये जो है वो अंतरिक्ष को रिप्लेस नहीं करेगी। ठीक है, इट विल नॉट रिप्लेस अंतरिक्ष, जो कि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ओन्ड करी गई है सरकार के द्वारा 1992 में एज अ मार्केटिंग आर्म ऑफ इसरो। जो अंतरिक्ष है ये मार्केटिंग आर्म है इसरो का, तो इसको ये रिप्लेस नहीं करने वाला है, ऐसा मत समझिएगा कि इसकी जगह पे आ रहा है।
क्लियर है? नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। टॉपिक कहता है इंडियाज फर्स्ट इन ऑर्बिट डेब्रिस मॉनिटरिंग एंड ट्रैकिंग सिस्टम। क्या है ये, क्यों रहा न्यूज में, थोड़ा ये समझते हैं। देखिए रिसेंटली दिगंतरा, ठीक है, ये देखिए दिगंतरा इंडिया का पहला एयर और स्पेस सर्विलांस कंपनी, ये डेवलप्ड करी है इंडिया का पहला, इसने डेवलप करा है इंडिया का पहला इन ऑर्बिट स्पेस डेब्रिस मॉनिटरिंग एंड ट्रैकिंग सिस्टम। तो अब क्या है ये, कुछ डेब्रिस मॉनिटरिंग और ट्रैकिंग सिस्टम के बारे में पहले चाहिए समझ लेते हैं क्या होता है ये जो पहला डेवलप हो गया। तो ये सिस्टम जो है ना, ये प्रोवाइड करेगा ग्लोबल रियल टाइम अर्थ कवरेज, मतलब ये पूरा रियल टाइम में अर्थ का कवरेज लेगा पूरे पूरे वर्ल्ड का, ठीक है। वो कैसे, इसमें कॉन्स्टलेशन मतलब कुछ ग्रुप हैं कुछ कॉस्ट इफेक्टिव नैनो सैटेलाइट के, ठीक है, ये वहां पे क्या लगा देगा, कुछ कॉस्ट इफेक्टिव मतलब सही रेट के हैं यहाँ पे नैनो सैटेलाइट्स हैं इन लो अर्थ ऑर्बिट। तो कुछ नैनो सैटेलाइट्स को लो अर्थ ऑर्बिट में लगा देगा और इससे क्या होगा कि पूरा पूरा रियल टाइम में पूरे अर्थ का कवरेज मिलेगा। साथ में स्पेस बेस्ड एयर सर्वेलेंस पेलोड भी यहाँ लगाएगा ताकि ट्रैकिंग प्रॉपर तरीके से हो सके, जो भी एयरक्राफ्ट है या स्पेस के ऑब्जेक्ट्स हैं इनकी बढ़िया से ट्रैकिंग हो सके, इनकी जानकारी हमें टाइम से मिल सके। तो ये ऐसा सिस्टम है। इतनी बात समझ में आई? अब देखिए कुछ स्पेस डेब्रिस के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है, स्पेस डेब्रिस के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए स्पेस डेब्रिस में यहाँ पे दोनों चीजें आती हैं, चाहे वो नेचुरल मीटेरॉइड हो, और चाहे वो जो है आर्टिफिशियल मैन मेड पार्टिकल्स हो, वहाँ स्पेस का कूड़ा एक तरह से समझ लो। अब मीटेरॉइड जो होते हैं ऑर्बिट के अंदर, है ना, ये ऑर्बिट में होते हैं अबाउट द सन, मीटेरॉइड्स आर इन ऑर्बिट अबाउट द सन, वाइल जो ज्यादातर आर्टिफिशियल डेब्रिस होता है ऑर्बिट के अंदर ये अबाउट द अर्थ होता है। मतलब ये किस में होगा, वाइल मोस्ट आर्टिफिशियल डेब्रिस इज इन ऑर्बिट अबाउट द अर्थ। तो ये दोनों डिफरेंस होता है, मीटियोइड्स कहाँ पे, यहाँ सन वाले में, और जो आर्टिफिशियल होते हैं मैनमेड होते हैं ये कहाँ पे, अर्थ वाले में। इसलिए जो ये मैनमेड वाले हैं इन्हें ज्यादातर हम लोग ऑर्बिटल डेब्रिस के नाम से जानते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे अर्थ के आसपास का मामला है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो करीब 20,000 पीसेस हैं डेब्रिस के जो कि अर्थ में ऑर्बिट कर रहे हैं, और ये स्पीड पता है क्या है इनकी, स्पीड से चल रहे हैं 17,500 MPH है, ये इस स्पीड से चल रहे हैं। और ये इतनी तेज है कि मतलब समझो ये कूड़ा इतना ज़्यादा तेज है कि कोई सैटेलाइट या कोई स्पेसक्राफ्ट को ये डैमेज कर दें, इतनी तेजी से चल रहे हैं। तो यहाँ पे कोई भी इंटरनेशनल स्पेस लॉ नहीं है इन डेब्रिस को क्लीन करने के लिए लो अर्थ ऑर्बिट में। भाई ऑब्वियस सी बात है, इतने सारे लॉन्च होते हैं जो सैटेलाइट वेटेलाइट, अब इसमें क्या होता है, लॉन्च हो गए, अब ये तो है नहीं कि लॉन्च होने के बाद सब कुछ चिल रहता है मामला, अब वो किसी टाइम पे के बाद तो खराब हो जाएंगे ना, जब खराब हो जाते हैं तो भाई वो उसी में उनका कूड़ा रह जाता है ना, तो ये कूड़ा भी जो टहल रहा है उसी के साथ। अब बात आती है कि किस तरह से ये सिस्टम काम करेगा। देखिए टीम ने डेवलप करा है एक ऑर्बिट स्पेस डेब्रिस मॉनिटर, क्या करके, यूज करके लिडार का, लिडार मैंने आपको पहले बताया है लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग टेक्नोलॉजी का यूज करा गया है, और इसमें पता लगाया जाएगा कि कौन सा कूड़ा वगैरह कहाँ पे टहल रहा है, ठीक है, देखिएगा कि कोई भी स्पेस डेब्रिस जो है वो कौन कौन सा है जिसका जो है लेस देन 5 सेंटीमीटर है साइज में, ठीक है, वो सब डिटेक्ट कर लेगा। और ये जो लिडार है, लिडार मैंने बताया ये लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग, ये एक रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी है जो हमने अभी रिमोट सेंसिंग के बारे में डिस्कस करी थी, जो लाइट का यूज करती है इन द फॉर्म ऑफ पल्स्ड लेजर, ताकि देखने के लिए कि भाई क्या रेंज है, डिस्टेंस क्या है आपका, है ना, टारगेट का, है ना, तो ये सब कुछ देख लेती है कि क्या हमें दूर से ही समझ जाएगी क्या है क्या नहीं है लाइट का यूज करके। अब अब जो ये लिडार इंस्ट्रूमेंट है ये प्रिंसिपली इसके अंदर एक लेजर आपको मिलेगा, एक स्कैनर आपको मिलेगा, और एक स्पेशलाइज्ड जीपीएस रिसीवर भी मिलेगा। तो ये हमने कुछ बात करी इंडिया के पहले ऑर्बिट स्पेस डेब्रिस मॉनिटरिंग एंड ट्रैकिंग सिस्टम के बारे में। अब कुछ मिसलेनियस न्यूज़ है उस बारे में भी जान लेते हैं थोड़ा सा। तो सबसे पहले बात आती है CMS-01 की। तो हुआ क्या कि रिसेंटली इसरो ने लॉन्च करा कंट्री का 42nd कम्युनिकेशन सैटेलाइट जिसका नाम था CMS-01। CMS-01 जो है ये कुछ सर्विसेज देगा, एक्सटेंडेड सी बैंड जो है ना फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम की, जिनका कवरेज में इंडियन मेनलैंड आएगा, अंडमान एंड निकोबार आएगा, लक्षद्वीप आइलैंड्स आएंगे, ये सारा का सारा जो है यहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। उसके साथ सैटेलाइट यहाँ पे पहला होगा इस नई सीरीज में, जो कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट की नई सीरीज है इंडिया के द्वारा जो लॉन्च करी गई है, उसमें पहला ऐसा सैटेलाइट है आफ्टर GSAT एंड इनसैट सीरीज। GSAT सीरीज आई थी ना, इनसैट सीरीज आई थी, ऐसी CMS-01 ये ऐसी पहला है।
उसके बाद आता है एट्रोसेट। एट्रोसेट क्या है? देखिए रिसेंटली क्या हुआ कि साइंटिस्ट ने एक अर्लीस्ट गैलेक्सीज, मतलब स्टार्टिंग की जो एकदम गैलेक्सी होगी उसको यहाँ पे डिस्कवर करा यूज करके इंडिया का एट्रोसेट। साथ में देखिए एस्ट्रोसैट का जो अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप है ना, इसने एक रेयर अल्ट्रा वायलेट ब्राइट स्टार को देखा। काफी बड़ी सी इंट्रिगिंग, काफी इंटरेस्टिंग कॉस्मिक डायनासोर, मतलब ग्लोबुलर क्लस्टर NGC 2808 में मिल्की वे के अंदर है ना, वो कुछ ऐसा सा है, वो एकदम चमकता हुआ और खूब काफी हॉट है वो, है ना, कुछ ऐसे 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 आप कह लो ग्रीनिश सा जो उसकी इमेज है, काफी गर्म सा, ये देखने को मिला। अब एट्रोसैट ये इंडिया का पहला ऐसा डेडिकेटेड मल्टी वेवलेंथ स्पेस ऑब्जर्वेटरी है, और ये देखता है कि यूनिवर्स के अंदर जो ऑब्जर्व करता है ये ऑप्टिकल, अल्ट्रावायलेट, लो और हाई एनर्जी एक्सरे के रीजन्स जो भी हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में, ये सारा का सारा ऑब्जर्व करता है। उसके साथ लाइट वेव्स जिनकी कम, मतलब शॉर्टर वेवलेंथ होती है और फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, इनके पास ज़्यादा एनर्जी होती है ना, ऐसी लाइट वेव्स के पास ज़्यादा एनर्जी होती है। सो इसलिए जो टाइप ऑफ लाइट है, लाइक जैसे गामा रेज होती हैं, एक्स रेज होती हैं ना, अल्ट्रा वायलेट लाइट होती है ना, ये ज़्यादा एनर्जेटिक होती हैं अगर हम विजिबल लाइट से देखें, जो हम देख सकते हैं। इसको लॉन्च किया गया था इन 650 किलोमीटर नियर इक्वेटोरियल ऑर्बिट के पास। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो बात करेंगे हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप के बारे में, HCT के बारे में। तो ये क्या है समझते हैं। रिसेंटली क्या हुआ कि HCT ने अपने 20 साल कंप्लीट कर लिए। तो ये क्या है, ये एक ऑप्टिकल इंफ्रारेड टेलीस्कोप है। मतलब यहाँ पे क्या करेगा, देखने के काम आता है, ऐसे टेलीस्कोप है। एम ये है कि सोलर सिस्टम की जो बॉडीज हैं उनको समझना, उनके बारे में स्टडी करना, और स्टार फॉर्मेशन के बारे में स्टडी करना, एक्सटर्नल गैलेक्सीज की। अब जो टेलीस्कोप है इसको यूज करा गया है कई सारे कोऑर्डिनेटेड इंटरनेशनल कैंपेन्स के साथ में, और इसको इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी जो लद्दाख के अंदर है वहाँ पे इंस्टॉल किया गया है। ये रिमोटली ऑपरेट करी जा रही है फ्रॉम द सेंटर फॉर रिसर्च एंड एजुकेशन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के द्वारा। इसको नाम दिया गया है, इंडियन बॉर्न एक नोबेल लॉरेट थे, उनका नाम था, काफ़ी फेमस नाम है, सुब्रमण्य चंद्रशेखर। तो इनके नाम पे इसको नाम दिया गया है, और ये पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने यहाँ पे स्टडी जो फिजिक्स की था, जो फिजिक्स की स्टडी थी ना, इसको यहाँ पे स्टडी ऑफ एस्ट्रोनॉमी के साथ मिलाया था। इन्होंने प्रूफ किया था कि यहाँ पे अपर लिमिट भी होती है मास की ऑफ अ वाइट ड्रॉफ, और ये लिमिट को हम चंद्रा लिमिट बोलते हैं। ये दिखाती है कि जो स्टार्स हैं वो ज़्यादा मैसिव हैं देन दिस सन, मतलब जो जो सन है उससे बहुत बड़े बड़े स्टार होते हैं। ठीक है, एंड वुड एक्सप्लोड और फॉर्म ब्लैक होल्स एज दे डेड, और अगर ये स्टार डेड हो जाए एक बार तो या तो ये फट भी सकते हैं, और या तो ऐसा भी हो सकता है ये ब्लैक होल फॉर्म करते हैं, इन्होंने बताया था। और ये बात 1983 की है, जब इनको नोबेल प्राइज दिया गया फिजिक्स में इनके एक काम के लिए जो इन्होंने फिजिकल प्रोसेसेस में किए थे, है ना, स्ट्रक्चर और एवोल्यूशन को लेके स्टार्स के, इसके इन काम के लिए इनको नोबेल प्राइज भी दिया गया। ठीक है, इसलिए इनको नाम चंद्रा टेलीस्कोप रखा है ना, तो इन्हीं के नाम पे रखा है, चंद्रशेखर, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। फिर देखिए नेक्स्ट आता है इंडिया सेकेंड रॉकेट लॉन्च पैड की बात। सेटअप किया गया था ये थूथुकुडी में, जिसे हम पहले तूतीकोरिन के नाम से जानते थे ना, ये डिस्ट्रिक्ट है तमिलनाडु के अंदर, इसको सेटअप किया गया। प्रोजेक्ट में क्या है कि एक लॉन्च पैड होगा जो पूरी तरह से SSLV के लिए होगा, मतलब स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के लिए होगा। जैसे अभी मैं बताऊं तो इंडिया के पास अभी एक तो रॉकेट पोर्ट है जो कि श्रीहरिकोटा में है, आंध्र प्रदेश के अंदर, और हमारे पास 2 लॉन्च पैड्स हैं। अब आप कहेंगे कि मैम ये थूथुकुडी को ही क्यों चूज करा गया है तमिलनाडु में। देखिए बहुत सारी वजहें होती हैं। ठीक है, ये पहली वजह इसकी ये है, जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन, लोकेशन इसकी वजह है। देखो पोलर मिशन में जब PSLV को श्रीहरिकोटा से, मतलब यहाँ से लॉन्च करा जाता है, तो इसको डॉग लेग मैन्यूवर को परफॉर्म करना पड़ता है, मतलब हल्का से जो रॉकेट जा रहा है उससे हल्का सा डिविएशन करना पड़ेगा रॉकेट में फ्रॉम द स्ट्रेट फ्लाइंग पाथ, ताकि यहाँ पे पता है क्या है, ताकि यहाँ पे ये श्रीलंका से होके ना गुजरे, और अगर श्रीलंका से होके गुजरेगा तो वहां पे कुछ कूड़ा गिरेगा रॉकेट का, तो वो ना हो, समझ रहे हो। तो अब यहाँ पे क्या फायदा है, जो रॉकेट लॉन्च होंगे इस तूतीकोड़ी से, इसमें मैनूवर की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि साउथ में ऐसा कोई लैंड मास है ही नहीं, है ना, फ्लाइंग पाथ में, कि जिससे गंदगी गिरे या कूड़ा गिरे या कोई दिक्कत हो उसको। तो इससे यहाँ पे इसकी पेलोड कैपेबिलिटी भी बढ़ जाएगी।
दूसरी बात, प्रॉक्सिमिटी टू क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब तूतीकोड़ी जो है अराउंड 70 टू 100 किलोमीटर्स है इसरो के लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर से, एलपीएससी से, जो कि आपका तिरुनेलवेली में है। ये भी एक फायदा है, तो मतलब कुछ डैमेज भी होने के चांसेस नहीं है। और तीसरा, प्रॉक्सिमिटी टू अर्थ इक्वेटर। देखिए इंडिया प्रेफर करती है कि इसका जो स्पेस पोर्ट हो वो ऐसा हो कि इक्वेटर के पास हो। ये कोरियोलिस फोर्स का मामला होता है ना, ये देखो इक्वेटर से एकदम न्यूट्रल चीजें जाती हैं, तो ऐसा इंडिया कोशिश करती है कि इक्वेटर के पास हो, जितना पॉसिबल हो इतना इक्वेटर के पास हो, है ना। तो एंड लोकेटेड ऑन ईस्ट कोस्ट फॉर टू रीजन। अब देखो आंध्र प्रदेश पे ही है ना, तो ईस्ट कोस्ट में ही क्यों, ईस्ट कोस्ट में ही क्यों हम यहाँ पे ऐसे जो स्टेशन होते हैं यहाँ पे हम ईस्ट कोस्ट में ही क्यों लोकेट करते हैं, इसका रीजन जानते हैं क्या? देखिए पहला रीजन तो ये है कि इंडिया का जो ये रोटेशन है, इससे क्या होता है कि स्पीड और तेज बढ़ जाती है रॉकेट्स की, रॉकेट रॉकेट जो लॉन्च होते हैं उनकी, और यहाँ पे मजबूत बनाता है टू द ऑफ द बूस्ट इज हायर क्लोजर टू द इक्वेटर। अब यहाँ पहुंचे तो और इक्वेटर के पास और मजबूत हो गया। अब मान लीजिए कुछ मामला फेल हो जाता है ना, हर रॉकेट तो सही होगा नहीं, मान लो कोई रॉकेट लॉन्च करते टाइम फेल हो गया, तो जो कूड़ा गिरेगा इसके एक्सप्लोर फट से फटेगा ना, तो जो कूड़ा गिरेगा ये जो है वो बे ऑफ बंगाल में गिरेगा जमीन की बजाय। तो इसलिए ईस्ट में ऐसा करते हैं हम लोग कि बे ऑफ बंगाल में गिर जाएगा इंस्टेड ऑफ ऑन लैंड, है ना, लैंड की बजाय बे ऑफ बंगाल में कूड़ा गिरेगा। तो ये कुछ दो वजहें हैं इसकी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। टॉपिक कहता है लिथियम इन स्टार्स। क्या खबर है, देखिए हमें जो पता है उसके हिसाब से अगर हम देखें तो जैसे जैसे स्टार इवॉल्व होता है वैसे वैसे वो लिथियम को डिस्ट्रॉय करता है, जैसे जैसे वो रेड जाइंट बनता है। हम्म। और प्लैनेट्स को देखिए जाना जाता है कि इनके पास स्टार से ज्यादा लिथियम होती है। इन द केस विथ अर्थ सन पेयर, अर्थ के सन के पेयर का जो केस है वैसे यहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ पे देखो लाइफ साइकिल क्या होती है स्टार की, पहले समझाती हूँ आपको। देखिए ये स्टेलर नेबुलर था, अब यहाँ पे ये कितने में डिवाइड हुआ, एक हुआ एवरेज स्टार, एक हुआ मैसिव स्टार, मतलब बड़ा स्टार बना। एवरेज स्टार यहाँ पे इवॉल्व हुआ रेड जाइंट में, फिर यहाँ पे इसमें इवॉल्व हुआ प्लेनेटरी नेबुला में, उसके बाद यहाँ पे आया व्हाइट ड्रॉफ। अभी लेकिन नीचे वाला देखो, मैसिव स्टार यहाँ पे रेड सुपर जाइंट बना, फिर सुपरनोवा बना, और उसके बाद ये न्यूट्रॉन स्टार बना, या तो फिर ब्लैक होल बन गया, जैसे मैंने आपको बताया कि ये होता है, तो आगे डिस्ट्रॉय होने के बाद ऐसे होगा डाई होने के बाद। ठीक है, हालांकि कुछ स्टार जो है इनको ये देखने को मिला है कि ये लिथियम रिच है, इनके पास लिथियम अच्छा खासा होता है, और उसकी वजह से क्या होता है कि टू अ कॉन्ट्रडिक्शन इन अर्ली अंडरस्टैंडिंग, ये थोड़ा सा दिक्कत बैठती है कि देखो कुछ में यहाँ पे जैसे जैसे इवॉल्व हो रहे हैं लिथियम यहाँ पे खत्म कर रहे हैं, और कुछ में लिथियम देखने को मिला है, तो ये कैसे समझा जाए। अब एक रिसर्च करी गई जो कि इंडियन साइंटिस्ट ने करी, उसके हिसाब से देखने को मिला कि जब स्टार जो हैं वो रेड जाइंट स्टेज के आगे बढ़ते हैं, मतलब इस स्टेज के जब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, रेड क्लम्प स्टेज की तरफ बढ़ते हैं, तो ये फिर से यहाँ पे लिथियम को प्रोड्यूस करते हैं, जिसे हम लोग हीलियम फ्लैश बोलते हैं, है ना। मतलब एक तरफ डिस्ट्रॉय करी रेड जाइंट में आते आते, फिर आगे बढ़े जब दूसरी स्टेज में, तो इन्होंने लिथियम को फिर से प्रोड्यूस करा, जिसे हम लोग हीलियम फ्लैश बोलते हैं, एज दिस इज व्हाट इनरिचेस देम विद लिथियम। और यही एक वजह है कि बाद में जो ये स्टार्स में लिथियम देखने को मिला है इसी वजह से देखने को मिला है। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। टॉपिक कहता है सोनिक बूम। तो ये क्या है, देखिए ये एक थंडर लाइक नॉइज है, जैसे बिजली लगती है ना उस तरीके से ये आवाज आती है। ये कैसे सुन सकते हो आप, जमीन से सुन सकते हो जब एयरक्राफ्ट या कुछ दूसरे तरह का एरोस्पेस व्हीकल जो है वो हमारे सर से होके गुजरता है फास्टर देन स्पीड ऑफ साउंड, या फिर सुपरसोनिक। फिर समझो हम यहाँ पे जमीन पे खड़े हुए हैं, ठीक है, एक सेकेंड जमीन पे तो खड़ा कर दूं, हाँ खड़े हुए हैं। अब हमारे सर से कोई ऐसा एयरक्राफ्ट या एरोस्पेस व्हीकल निकला जिसकी स्पीड जो है वो साउंड की स्पीड से ज्यादा है, मतलब सुपरसोनिक है, तो क्या होगा, तो हमें थंडर लाइक नॉइज सुनाई देगी। ठीक है, तो इसी को बोलेंगे यहाँ पे ये चीज। और अब मान लीजिए कि ऐसी कोई चीज चल रही है, सपोज करो ट्रक या प्लेन, ठीक है, ऐसा चल रहा है जिसकी स्पीड जो है वो साउंड की स्पीड से कम है, तो क्या होगा, ये विदिन द साउंड वेव्स रहेंगी और जो ट्रैवल कर रही है हर एक डायरेक्शन में, कोई दिक्कत नहीं। अब जब एयरक्राफ्ट ट्रैवल करता है सुपरसोनिक स्पीड से, मतलब इस वाली स्पीड से, साउंड की स्पीड से ज्यादा, समझ लो, तो फील्ड साउंड वेव्स की ये मूव करती हैं टू रेयर ऑफ द क्राफ्ट। और रिसेंटली क्या हुआ कि ये बेंगलुरु में सुनने को मिली, है ना, ये बेंगलुरु में सुनने को मिली, इमेनेटिंग फ्रॉम
इंडियन एयर फोर्स टेस्ट फ्लाइट से निकल के आई थी। देखा नहीं था, बड़ा ही ज़्यादा फेमस हो गया था ये जो सुनाई देने को मिली थी कि इतनी तेज़-तेज़ आवाज़ कहाँ से आ रही है, आवाज़ कहाँ से आ रही है, कहाँ हो रहा है, कौन-सा टेस्ट हो रहा है, सब डर गए थे ना। तो ये पता चला ये सोनिक बूम हुआ था। अभी आपको याद होगा कुछ वक़्त पहले की बात है, बड़ी तेज़-तेज़ आवाज़ आई थी भैया, बिल्कुल न्यूज़ में आ गया था, क्या फटा, क्या हो गया? फिर आखिरी में आता है स्पेस ब्रिक्स के बारे में। तो रिसर्चर्स जो इसरो इसरो के हैं उन्होंने और साथ में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु के हैं, इन्होंने एक डेवलप करा एक सस्टेनेबल प्रोसेस, ताकि यहाँ पे हम स्पेस ब्रिक्स बनाएं लूनर सरफेस के ऊपर। ठीक है, इसने यूरिया सोर्स को यूज करा ह्यूमन की यूरिन से। ये यूरिया का सोर्स मिक्स कराया जा सकता है लूनर सॉइल के साथ में, और यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाए जा सकते हैं मून में। चलो भैया, मून में भी घर बनेंगे। तो यहाँ पे हमारा ये पार्ट भी कंप्लीट होता है। सो इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब योर चैनल सिर्फ आईएएस, एंड इफ you want to follow me on any of the social media platform, link is in the description. Along with this, you can watch these videos on Facebook also, just like the page Sirf IAS and watch these videos there. One daily reel question is given by me on Instagram also, follow me on there also. Along with this, if you want to join my membership and enjoy the various perks, just press the join button and enjoy the various perks. Thank you so much for discussion. Have a wonderful day. Take care.